अक्सर रनिंग एक अलाइनमेंट इश्यू की वजह से होती है या काफ़ी बार मसल इम्बैलेंस की वजह से होती है। चलो समझते हैं ये मसल इम्बैलेंस क्या है। ये हमारा घुटना है, बेसिकली नी वाला जॉइंट है। नी जॉइंट पे बेसिकली दो जो बोन है, ऊपर का फीमर बोन जो हमारा थाई बोन है और नीचे के टिबिया और फिबुला, ये यहाँ पे आर्टिकुलेट होते हैं। अब आपके फीमर बोन के वहाँ पे क्वाड्रिसेप्स जो चार भाइयों का मसल ग्रुप है, वास्तोस मीडियालिस, वास्तोस लेटरालिस, वास्तोस इंटरमीडियस एंड रेक्टस फेमोरिस, ये सारा मिला के एक चारों भाइयों का एक संयुक्त परिवार चलता है। ये चारों भाई मिलके एक टेंडन के साथ सहारे आगे बढ़ते हैं और पटेला के ऊपर से क्रॉस होके वो नीचे जाते हैं और टीबिया में जाके वो टेंडन जुड़ता है। अब जब भी आप नी एक्सटेंड करते हो, नी को खोलते हो, तब ये चारों मसल ग्रुप में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब इस मसल ग्रुप को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका नी खुलता है या नी एक्सटेंड होता है। अब आप सोचिए कि ये चारों मसल ग्रुप का सामंजस्यता से काम करना बहुत जरूरी है। फर्ज करो कि आपका वास्तुस लेटरालिस जो लेटरल साइड पे है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीएमओ जो वास्तुस मीडियालिस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। साथ में यहाँ पे इलियोटिबियल बैंड भी है, तो इलियोटिबियल बैंड आपके वास्तुस लेटरालिस के साथ मिलके पूरे मसल ग्रुप की बैंड बजा सकता है और पूरा का पूरा मसल ग्रुप जो है वो बाहर की तरफ, लेटरल साइड की तरफ अगर खींचा गया तो आपके पटेला के ग्रूव में जो ये टेंडन की जो मूवमेंट है वो स्मूथ ना होके वो पटेला को राइट साइड में, आउटर साइड में, लेटरल साइड में पुश करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे ये पटेला जो है वो अंदर से घिसता जाएगा और अंदर का कार्टिलेज जब घिस घिस के एक लेवल पे पहुंचता है तो हम कहते हैं कॉन्ड्रो पटेला मलेशिया सिंड्रोम, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 हो जाता है। सो इस तरह का मसल इम्बैलेंस, ये तो आगे के ही मसल्स की बात किया है। इस सिमिलरली क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स में भी इम्बैलेंस होता है। तो अक्सर मसल इम्बैलेंस आपकी रनिंग की इंजरी में बड़ा योगदान देते हैं। जब आपके डिस्टेंस या जब आपकी इंटेंसिटी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इनकी असर उतना पता नहीं चलती है, बट जब आपकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, लोड बढ़ता है तब ये इम्बैलेंस पुकार के बाहर आता है और आपको तकलीफ देता है। दूसरी वजह, मसल्स पे तो आपने काम कर लिया, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, आप बहुत जिम गए, आपने रेजिस्टेंस लिया, आपने अपने नेचुरल बॉडी वेट से बहुत ज़्यादा वेट स्क्वाट्स में उठा दिया, आपने डेडलिफ्ट कर ली। सो यू हैव जनरेटेड गुड मसल स्ट्रेंथ, मसल में हाइपरट्रॉफी हो गई, सब कुछ हो गया। बट एक जॉइंट को आर्टिकुलेट होने के लिए सिर्फ मसल्स नहीं है, वहाँ पे टेंडेंट है, लिगामेंट है। सो आपके जॉइंट में हर मेंबर की अपनी रिक्वायरमेंट है। मसल्स में स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, फोर्स निर्माण करने की क्षमता चाहिए। लिगामेंट या टेंडन में लचीलापन चाहिए, आपको एजिलिटी चाहिए। सो आपको जब भी आप रनिंग ड्रिल्स करते हो तो अपार्ट फ्रॉम आप जो रनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हो, शॉर्ट टेम्पो, मिड टेम्पो, स्पीड वर्कआउट, फार्टलेक वगैरह जो प्रकार करते हो, साथ में आपको एजिलिटी पे भी काम करना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना है। वरना क्या होगा कि आपके मसल्स अच्छा काम कर रहेंगे, आपके लिगामेंट हाथ ऊपर कर देंगे, या आपका टेंडन में टेंडेटाइटिस हो जाएगा, उसमें बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एंड देन जैसे अलग अलग टेंडन में अलग अलग इन्फ्लेमेशन होता है तो आपको इमीडिएटली प्रॉब्लम होता है। और मज़े की बात यह है कि आपके जो टेंडेंट है, जो लिगामेंट है, वो एवेस्क्यूलर है। अगर आप एनाटॉमी डायग्राम देखोगे तो एनाटॉमी डायग्राम में मसल्स को तो काफ़ी लाल लाल रंग से दिखाया जाता है, बट टेंडेंट और लिगामेंट को सफ़ेद या वाइट कलर में दिखाया जाता है, बिकॉज दे आर एवेस्क्यूलर। उसमें ब्लड सर्कुलेशन पहले से भी कम है। मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा है। सो मसल इंजरी से निकलना आसान है, आप जल्दी से निकल सकते हैं, बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कंटिन्यूसली बहता रहता है। बट टेंडन की इंजरी हो गई या लिगामेंट की इंजरी हो गई, उसमें से निकलने को वक्त चाहिए,
आप में उतना धैर्य होना चाहिए कि मेरी ये टेंडन की इंजरी है, मेरी लिगामेंट की इंजरी है। सो अगेन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो मसल इम्बैलेंस, एक जॉइंट में जितने भी मेंबर्स हैं इन सबका अच्छा म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा चलना चाहिए, किसी एक का वहाँ पे दबंगगिरी नहीं चलेगी। आपको हर पार्ट को उसको उतना सम्मान और रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और जब इस तरह से करोगे तो आपका रनिंग का जो अंतराल है, रनिंग की जो जर्नी है वो 80 साल के बियॉन्ड भी चलेगी, और हम भी यही चाहेंगे आप भी 70-80 साल तक रनिंग कंटिन्यू रखो। आप जल्दबाजी में फटाफट जल्दी के चक्कर में, जैसे एक मॉडल होती है, मॉडलिंग का करियर बहुत छोटा होता है, वैसे आपका रनिंग का करियर छोटा मत कीजिए कि भाई आज रनिंग शुरू की, 2-3 साल में पोडियम ले लिए, 2-3 साल में पर्सनल बेस्ट ले लिए, और 4-5 साल में हमने सारी चीज़ें घिस डाली और फिर रनिंग की दुनिया को अलविदा करके कहीं और चले गए। सो इस तरह की गलतियां मत करो। 14 साल से मैं भी रनिंग कर रहा हूँ। 14 साल पहले मेरे साथ जितने भी रनर्स थे उसमें से काफ़ी कम रनर्स कंटिन्यू कर पाए हैं। इंजरी उनमें से एक वजह है, लोगों की बाकी भी वजह होगी, बट इंजरी आपकी वजह नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप रनिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग या इवन जिमिंग छोड़ो। आपको जो भी करना है उसके पीछे के साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझना है। अगर आप किसी को जानते हो तो उससे सीखना है। हमेशा कोशिश ये करो कि क्वालिफाइड जो भी लोग हैं उनसे आप एटलीस्ट इनिशियल फेज में सीख लो। आगे जाके आप सेल्फ रनिंग में जा सकते हो, बट इनिशियली डेफिनेटली जिन्होंने रनिंग में, स्विमिंग में, साइकिलिंग में कुछ सीखा है, जाना है, उनको अपना गुरु बनाओ और इनिशियल जो नींव है वो एक मजबूत रखो, और फिर आप इसको लंबे अंतराल तक ले सकते हो। थैंक यू।